हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे टैलेंट मेकर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को वर्ग दसम के भूगोल विषय का इकाई 1 जो कि हमारा है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर को पढ़ाने आए हैं। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा तो आई होप कि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आशा और विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख रखा है भूगोल विषय है, वर्ग दसम है और बिहार बोर्ड का। ठीक है ना, तो खंड क में हमें जो है इकाई फर्स्ट जो है वो हमारा है भारत संसाधन एवं उपयोग। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग को देखते हैं। हमारा हेडिंग क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में अगर बात करेंगे तो भूगोल का सिंपल सा मतलब समझते हैं। भूगोल देखिए, भूगोल का अगर शाब्दिक अर्थ की हम बात करेंगे, जरा हम तो इसे गहराई में नहीं जाएंगे, इसे शॉर्ट ही कर लेते हैं। तो देखिए दो शब्द से बना है, एक आपका भू है और दूसरा गोल है। भू का मतलब समझिए धरती, क्या थी आपका धरती, और गोल का मतलब क्या होता है? आकृति, है ना, गोलाकार। यानी अगर सिंपल शब्दों में बात करेंगे तो हमारा धरती जो है वो गोलाकार है। इससे एक्चुअल में तो हमारा धरती गोलाकार नहीं है। देखिए जरा ध्यान से सुनते हैं हम लोग। देखिए भूगोल, अगर हम भूगोल की शाब्दिक अर्थों की बात करेंगे तो भूगोल का मतलब होता है धरती का गोल होना। लेकिन हमारा धरती तो गोल है नहीं। हमारा धरती सब आदमी को पता है कैसा, अंडा के जैसा है? नहीं, हमारा धरती जो है यह संतरे के जैसा है। किसकी तरह है? संतरा या ऑरेंज की तरह। दोनों तरफ से जो है ये हल्की चपती है ध्रुवों पे। ठीक है ना। चलिए अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो भूगोल में हम लोग जो है मानव का धरती के साथ संबंध या धरती के जो है आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं का, उन सभी बाह्य घटकों का अध्ययन करते हैं जिसमें जो है जो मानव को प्रभावित करता है। फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन से आगे नहीं उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, हम लोग फिलहाल इस चैप्टर पे आ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम पहला शब्द देखते हैं भारत। यानी हमें क्लियर कर रहा है कि हमें भारत के अंदर का पढ़ना है, यानी हमें भारत के अंदर के ही संसाधन और उसके उपयोग के बारे में, हमें पूरी दुनिया नहीं घूमना है, सिर्फ भारत के बारे में देखना है। ओके, यहाँ क्लियर कर दिया। आप संसाधन पे आते हैं, ठीक है ना, उपयोग। तो संसाधन का मतलब क्या होता है? चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास एक शब्द आ गया संसाधन। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? संसाधन होता क्या है, ठीक है, ऐसे क्या मतलब होता है? तो देखिए संसाधन का अगर हम लोग सीधा सीधा अगर देखने का कोशिश करेंगे संसाधन होता क्या है, तो संसाधन का सीधा अर्थ समझ लीजिए। हम लोग कोई भी वस्तु जो अपने उपयोग में लाते हैं, जितनी भी दुनिया की वस्तुएं हम लोग प्रयोग में लाते हैं, या कोई भी सामान हो या कोई भी चीज़ हो, वस्तु का कोई चीज़ समझिए सीधा सी, कोई भी चीज़ हो जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वही हमारा संसाधन कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए हम पत्थर का प्रयोग किया, संसाधन। हमें घोड़े की जरूरत है, संसाधन। हमने लोहे का प्रयोग किया, संसाधन। हम धरती पर रहते हैं तो ये भी संसाधन। पानी पीते हैं, ये भी संसाधन। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ जिसका हम उपयोग करते हो संसाधन। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये एक शर्त हो जाती है कि अगर भविष्य में उसका हम प्रयोग कर ले, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी तो हम फिलहाल मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी और डेवलप नहीं है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और फिर मैं उसका प्रयोग कर लूँगा, तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है चैप्टर शुरू करते हैं, बुक से आते हैं। तो देखेंगे यहाँ से हमारा सबसे पहला जो हेडिंग बन रहा है, यहाँ से हम लोग संसाधन को लगभग में समझ के फिर आगे हम इसका लिखाएंगे भी, और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर अगर आप लोग वीडियो देखते हुए चाहें तो सुन के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग बनता है वो है संसाधन का महत्व। क्या? संसाधन का महत्व। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग संसाधन का महत्व। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि संसाधन उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब दैनिक जीवन में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जीना है हमें, तो कुछ चीज़ों का तो प्रयोग करना होगा। सपोज करिए मुझे जीने के लिए खाने की जरूरत है, भोजन की, तो वो भी तो संसाधन है। तो सिंपल सा बात है, जिसका हम प्रयोग करते हैं वो संसाधन है। तो संसाधन का यहीं से समझिए कितना महत्व होगा। डैट मीन्स कि संसाधन हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। संसाधन अगर ना हो तो हमारी भी कल्पना नहीं की जा सकती, और हम खुद एक संसाधन है। आपको पता होगा कि मानव भी क्या है? एक संसाधन ही है। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर किताब के अकॉर्डिंग आए, थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हम लोग दैनिक जीवन में जो भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो भौतिक हो या जैविक हो, वो सभी चीज़ क्या कहलाती है? संसाधन।
तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर मेनली हम लोग बात करेंगे ना, तो अभी तो फिलहाल हम प्रकार पे नहीं है, आगे बढ़ करेंगे। तो संसाधन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका जो होता है एक भौतिक संसाधन और दूसरा होता है जैविक संसाधन। ठीक है, हम लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है भौतिक संसाधन। क्या आता है? भौतिक संसाधन। देखिए भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? देखिए पहला ही एक शब्द आ गया आपका भौतिक। भौतिक मतलब क्या? जिसका कोई फिजिकल स्टेटस हो, मतलब जिस चीज़ को हम लोग देख सके, छू सके, तो वो सारी चीज़ें होती है भौतिक होती है। मतलब जो समझिए निर्जीव चीज़ें होगी, जो निर्जीव चीज़ जिसमें जान नहीं होगी, वो आपका भौतिक संसाधन में आता है। जिस चीज़ में जान नहीं होगी, सीधा समझिए, जिस चीज़ में जान नहीं होगी वो आपका भौतिक संसाधन। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है ना, भूमि हो गई, ये सारी चीज़ आपकी भौतिक संसाधन। पहाड़ हो गया, पठार, तो और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अब है आपका जैविक संसाधन। जैविक संसाधन, ओके। तो देखेंगे ये जैविक संसाधन क्या है। तो जैविक संसाधन देखिए पहले लिखा है जैविक। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, समझ लीजिए जिसमें जीवन होगा वो आपका जैविक संसाधन होगा। क्या होगा? जैविक संसाधन। जीवन किसमें होगा? सजीवों में होगा, या तो वनस्पति हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई मनुष्य हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों या तो का भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो, इसका हमारे जीवन में एक बहुत ही अधिक महत्व है। इसके बिना हम मानव जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, तो देखेंगे यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन दिया गया है किसका द्वारा? तो जिम्मरमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जिम्मरमैन के द्वारा। इससे जो है ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और क्वेश्चन वगैरह भी। तो देखिए जिम्मरमैन ने क्या कहा है। जिम्मरमैन ने कहा, आपकी बुक में रेड कलर से इसे लिख दिया गया होगा, गौर से देखिएगा। तो जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं, बनते हैं। क्या है? बनते हैं। ये जिम्मरमैन का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जिम्मरमैन का। देखिए अब यहां से उन्होंने क्या कहना चाहा, देखिए वास्तव में एक्चुअल में संसाधन होता नहीं है। देखिए जब मनुष्य किसी चीज का प्रयोग करेगा तभी वह संसाधन कहलाएगा। अगर मनुष्य किसी चीज का प्रयोग नहीं करता है तो उसे हम संसाधन कह ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए सूर्य प्रकाश, अगर हम लोग सूर्य प्रकाश का प्रयोग ही ना करें तो क्या इसे संसाधन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करते हैं अपने जीवन में तो ये क्या हो जाएगा? आपका संसाधन। सोचिए एक समय जिस समय लोग पेट्रोलियम का प्रयोग नहीं करते होंगे, पता भी नहीं होगा पेट्रोलियम क्या है, तो क्या पेट्रोलियम को संसाधन कहा जा सकता था? नहीं। जिस चीज़ का प्रयोग नहीं होता हो, उपयोग नहीं करते हो, कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हो, उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो अब संसाधन होते नहीं मतलब क्या हो गया? संसाधन होते नहीं, बनते। अर्थात क्या? जब हमें जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? नए नए संसाधन बना लेते हैं। हमारी बात समझ रहे कि नहीं? हम अपने जरूरत के अनुरूप क्या करते हैं? संसाधन को क्रिएट करते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल। तो जिम्मरमैन साहब ने यही कहना चाहा कि संसाधन वास्तव में होते नहीं, हम लोग क्या करते हैं? संसाधन को बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? जिम्मरमैन का। ओके, अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है एक ये ट्रायंगुलर बना करके आप लोग को दिखाया गया है मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं के साथ संबंध। तो देखिए मानव का जो है ना पर्यावरण के साथ, तकनीक के साथ और संस्था के साथ, इन तीनों के साथ बहुत ही गहरा अंतर संबंध है। और हम लोग देखेंगे किसी भी देश के जो है, किसी भी देश के लिए संसाधन जो होता है उसकी मेरुदंड या रीढ़ के समान होता है। किसी भी देश के पास, जिसके पास जितना अधिक संसाधन होगा वो देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है ना, जिस देश के पास संसाधन जितने कम होंगे वो उतने ही कम विकसित होंगे। लेकिन अब बाद में जैसे कि हम जापान को देख लें, जापान का जिक्र उसे आपके बुक में भी किया गया। तो जापान के पास जो है रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह अपनी कुशलता पूर्वक इसका उपयोग करके, एक नियोजित तरीके से उपयोग करके यह जो है विकसित देशों के श्रेणी में है। तो जरूरत नहीं कि अगर आपके पास खूब संसाधन है तो आप खूब विकसित होंगे। जरूरत ये है कि आप उसका कितना विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं। हमारी बात समझिए, देखिए ये दैनिक लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। जो ही नहीं कि आप खूब कमाते तो आप अमीर हो जाएंगे, जो ही नहीं कि आप खूब कमाते तो अमीर हो जाएंगे। अमीर आप तभी होंगे जब उसका पूर्णतः विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। ये चीज़ आप समझ गए यहाँ से। तो संसाधन जो है ऐसे तो मेनली है ही विकसित होने के लिए, लेकिन संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग जो है उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग आएंगे संसाधन के वर्गीकरण पे। किस पाएंगे? संसाधन के वर्गीकरण पे। थोड़ा हम लोग जो है फास्टली और शॉर्ट में ही से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और अब हम लोग आते हैं बाबू इधर संसाधन के वर्गीकरण पे, ठीक है ना। तो मेनली संसाधन को जो है 4 वर्गों में बांटा गया, 4 आधारों पे बांटा गया, ठीक है ना। तो जो पहला है हमारा वो होता है उत्पत्ति के आधार पे। क्या होता है बाबू रे? उत्पत्ति के आधार पर। ओके, आप लोगों के पास बुक भी होगा और जब भी पढ़ें तो बुक को जरूर सामने रखें, ठीक है ना। तो पहला होता है आपकी उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो होता है संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है आपका बाबू रे जैव। पहला क्या होता है आपका? जैव। और दूसरा क्या होता है? अजैव। दूसरा क्या होता है? अजैव। देखिए यहाँ से उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न होने के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक जैव होता है और दूसरा अजैव। एक में जीवन होता है और दूसरे में जीवन नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम लोग और जरा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दूसरा जो आधार है वो है आपका उपयोगिता के आधार पर। किस आधार पे? उपयोगिता के आधार पे। ओके ना, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं? तो उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन को जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में, नवीकरणीय और हो गया आपका अनवीकरणीय, ठीक है। थोड़ा आप लोग बुक से भी हेल्प ले लीजिएगा, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा राइटिंग मेरा माशाअल्लाह है तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ओके ना। अनवीकरणीय, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार। आगे मैं एक आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है ना, और उस ट्रिक्स से आपको आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है ना। तो ट्रिक्स के लिए थोड़ी देर सब्र करिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड जो है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, क्लियर। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए इधर 2 को था, अभी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिगत। आप लोग बुक से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर साफ आपको दिखेगा भी नहीं। दूसरा हो जाएगा आपका समुदाय। क्या हो जाएगा आपका? सामुदायिक, ठीक है ना। तीसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। और चौथा जो होगा वो होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय। क्या होगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जरा सा हम लोग देखेंगे, देखिए अब फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए संसाधन को जो है 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। 3 को यहाँ लिखे, नीचे शायद कवर नहीं होगा वीडियो, इसलिए से हम जो है ऊपर से लिख दे रहे हैं, ओके। इसे जरा मिटा ले रहा हूँ। और चौथा जो हमारा होता है, पहले से लिख लेता हूँ फिर रिवीजन ले लेता हूँ। चौथा होता है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी इसके 4 हैं। पहला आपका संभाव्य, दूसरा है आपका विकसित, तीसरा है आपका भंडार, ओके, और चौथा होगा संचित, ठीक है ना। चलिए हम लोग जब फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने संसाधन को समझा। संसाधन का मतलब क्या होता है? तो संसाधन उन सभी चीज़ों को कहते हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्लियर? आप लोग इसका डेफिनेशन जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, थोड़ा अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो संसाधन का महत्व भी हम लोग समझ गए। संसाधन का हम लोग के लिए काफ़ी अधिक महत्व है। किसी भी देश के विकास में संसाधन का बहुत अधिक महत्व होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे संसाधन के वर्गीकरण को देखे हैं तो संसाधन को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। देखिए सिंपल सा एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिसके आगे आपका ऊ लगाओ, ठीक है ना, और वहाँ उसके आधार जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर, आगे देखिए आपका ऊ लगा है ना, तो इसके 2 टाइप्स होंगे। कितने होंगे? 2 टाइप्स होंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने टाइप्स? 2। क्यों? क्योंकि आगे ऊ लगा है, ध्यान रहेगा। और देखिए यहाँ भी ऊ लगा है तो कितना होगा? 2 टाइप्स। और जिसके आगे ऊ नहीं लगा और उस आधार पर आपसे पूछे टाइप्स तो उसका 4 होगा। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर 4 और विकास के आधार पर 4। क्लियर ना? तो इसे हम मिटा रहे, जरा 1 सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हम लोग जो है संसाधन के वर्गीकरण तक समझ गए। अब हम लोग इसका जरा जो है संसाधन के टाइप्स को देखेंगे। तो देखेंगे जरा संसाधन को जो है इस तरह से भी हम समझ सकते हैं संसाधन के टाइप्स को, ठीक है ना। तो देखिए संसाधन को जो है मेनली आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रकृति, क्या है आपका?
प्राकृतिक, ठीक। और इस तरफ आपका लिखा गया है मानवीय, क्या लिखा गया है? मानवीय, ठीक। जरा सा हम लोग ध्यान देंगे बाबू। और देखिए चार्ट के द्वारा समझने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो देखिए संसाधन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक और दूसरा आपका मानवीय, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। ओके, देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या, तो जिसका निर्माण प्रकृति ने किया, जिसका निर्माण किसने किया? प्रकृति ने, जिसका निर्माण प्रकृति ने किया वो क्या कहलाएगा आपका? प्राकृतिक संसाधन। और जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाएगा आपका? मानवीय संसाधन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स देखेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका नवीकरणीय, एक क्या होता है आपका? नवीकरणीय, और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय। क्या होता है? अनवीकरणीय। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं होती, फिर ऐसे हम तो आगे इसका डेफिनेशन करेंगे फिर बताते हैं, ठीक है ना। और इधर अगर मानवीय का भी देखेंगे तो ये भी दो प्रकार का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पहला होता है आपका संरचनाएं, और या फिर हम संस्था भी कह सकते हैं, एवं संस्था, ठीक है। आप लोग बुक से भी जरा देख लीजिएगा बाबू, क्योंकि राइटिंग से शायद ही समझ में आए आप लोग को। एवं गुणवत्ता, ठीक है ना, मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक। चलिए अब यहाँ हम लोग देखेंगे बाबू रे, तो इसको जो है इसको फिर आगे बांट दिया गया। तो यहाँ से हम समझा दे, ठीक है ना, इतना बड़ा बनाने में थोड़ा। तो देखेंगे लोग संसाधन, संसाधन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, एक आपका प्राकृतिक होता है और दूसरा मानवीय होता है। प्राकृतिक के हम लोग देखेंगे तो इसे मेनली टू टाइप्स में बांटा गया, पहला आपका नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहते हैं जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, यानी एक बार खत्म हो जाए तो उसे हम पुनः प्राप्त कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपका पानी, अगर पानी को हम लोग कितनों प्रयोग करेंगे खत्म होगा नहीं होगा, पानी आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। लेकिन अगर हम लोग शुद्ध पेयजल की बात कर लेंगे, देखिए जल की बात करेंगे तो जल आपका जो है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पेयजल इसके आगे लगा दिया जाए, पीने योग्य जल या शुद्ध जल, तो ये आपका अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये नवीकरणीय समझ, अब अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? तो जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सके। मतलब पेट्रोल जला दीजिए फिर दोबारा प्राप्त कर सकते नहीं, धुआं बन के उड़ गया आपका, समझ गए कि नहीं। अब उसे दुनिया की किसी विधि के द्वारा पुनः पेट्रोल नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन क्या हो गया आपका? अनवीकरणीय संसाधन, क्लियर ना। अब आगे हम लोग देखेंगे तो नवीकरणीय संसाधन को जो है सतत अथवा प्रवाह में और इधर जैव में दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, और फिर इसे प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवों में बांटा गया है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन को जो है पुनः चक्रीय, जैसे धातु, और अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब होता है जिसको रिसाइकल किया जा सके। जैसे कि देखते हैं आप लोग कबाड़ी वाले को लोहा खरीदते देखे होंगे, प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह खरीदते हुए, तो वो क्या करता है, खरीद के ले जाता है और फिर से उसको गला करके फिर से दोबारा तैयार कर लेता है। तो कुछ ऐसी धातुएं होते हैं, जैसे लोहा मान लीजिए, तो लोहा आपका अनवीकरणीय संसाधन है। धरती से निकालते जाइएगा, निकालते जाइएगा, निकालते जाइएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, साफ फिनिश। लेकिन उस लोहा, जैसा मान लीजिए पुल बनल है, पुल टूट गया लोहा का, फिर से उसे गला के दूसरा चीज तो बना सकते हैं, रेलवे पटरिया गला के दूसरा चीज बना सकते हैं। मतलब कोई भी लोहा को गला के हम दूसरा चीज बना सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये आपका हो गया आपका चक्रीय, तो इसमें धातु आ जाते हैं। और अचक्रीय में जो होता है अधातु और ईंधन आते हैं, ठीक है ना। ईंधन जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना, क्लियर। अचक्रीय मतलब जिसको रिसाइकल नहीं किया, जैसे दोबारा तैयार नहीं, एक बार खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। आगे हम लोग देखेंगे जैसे शीशा, एक बार फूट के चूरनी हो गया तो हो गया, मतलब वो क्या चाहिए, अचक्रीय संसाधन आपका, क्लियर ना। अब हम लोग संसाधन के प्रकार को फिर से एक बार देखेंगे, जरा डीपली इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं मिटा लेता हूं, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग की जैसी भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा हमें। हम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों के लिए थोड़ी सी कोशिश की है, आई होप कि आप लोग सहयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। जरा गौर से समझेंगे हम लोग। इसका पहला था आपका जैव संसाधन। क्या था? जैव संसाधन। देखिए बुक में भी आपको डेफिनेशन दे रखा है। तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। देखिए जैव, तो जैव जिस मंडल, देखिए हमारा धरती है ना, इस धरती पर जीवन है। इस धरती पर क्या है? जीवन है। और जिस जगह पर जीवन है ना, उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल।
समझ गए कि नहीं। देखिए जहाँ पर जीवन है उसे ही हम लोग जैव मंडल कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद। सजीव का लक्षण तो आप लोग बच्चे से पढ़े होंगे, जो चलता हो, फिरता हो, खाता हो, फिरता हो, सांस लेता हो, है ना, बढ़ता हो, गमन करता हो, ये सजीव कहलाते हैं। तो जिसमें क्या हो, सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो, जैसे कि आपका मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, अन्य प्राणी संसाधन। चलिए तो बुक की डेफिनेशन है, सिंपल सा समझ लीजिए। जो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है और मरता है, जो जन्म लेता है और मरता है वो आपका जैव संसाधन। क्लियर ना। जो भी चीज़ जन्म लेता और मरता, आपके कहेगा सर जी गाछ तो जन्मता नहीं, मतलब पेड़ पौधा, तब बाबू वो भी जन्म लेता है, भूमि से निकलता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़े कोई फैक्ट्री में बन कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जैव संसाधन। क्या हो गया, जैव संसाधन। समझे कि नहीं आप लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू अजैव संसाधन। दूसरा क्या होता है आपका, अजैव संसाधन। आप लोग आराम से जो है ना वीडियो को पॉज कर करके अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए जरा हम डेफिनेशन इसका एक बार बोल रहे हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जैव संसाधन हम उन सभी संसाधन को कहेंगे जिनमें जीवों वाला लक्षण या जीवों का लक्षण हो। देखिए क्योंकि ये किताबी आपका डेफिनेशन बिल्कुल नहीं लगेगा। जब भी हम लोग डेफिनेशन करें ना तो कोशिश करें कि हम डेफिनेशन हमारा अपना हो, खुद का डेफिनेशन। और जब हम किताबी करेंगे तो फिर किसी का स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर डेफिनेशन तो रट्टा मारना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जैविक संसाधन का मतलब समझे, वह सभी संसाधन जिनमें सजीवों वाला लक्षण हो, जैविक संसाधन या जैव संसाधन कहलाता है। क्लियर। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे जिसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ लिख लीजिएगा। अब देखेंगे अजैव संसाधन, तो वह सभी संसाधन जिसमें जीवन नहीं हो या जिसमें जीवों वाला लक्षण नहीं हो, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे पत्थर, पहाड़, है ना, मृदा, भूमि, नदी, ये सारा आपका अजैव संसाधन। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आएंगे दूसरे टाइप्स पर, तो वह है आपका उपयोगिता के आधार पर। किस आधार पे, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। ओके, देखिए उपयोगिता मतलब क्या, उपयोग के आधार पर। सिंपल समझिए, उपयोग के आधार पर। इसे सिंपली समझ लेंगे तो इसके भी दो टाइप्स है आपका पहला है नवीकरणीय और दूसरा है आपका अनवीकरणीय। ठीक है, जैसा ध्यान देंगे। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन उन सभी संसाधनों को कहेंगे जिन्हें एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके। या नवीकरणीय संसाधन से आशय उन संसाधनों से है जो कभी समाप्त नहीं होंगे, एक बार समाप्त होने पर वह पुनः तैयार हो जाएंगे या बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यानी नवीकरणीय संसाधन, एक बार फिर से सुन लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन उन सभी संसाधनों को कहेंगे या उन संसाधनों को कहेंगे जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इन्हें एक बार समाप्त होने पे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। जैसे कि आपका हो गया पानी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जल, विद्युत। आगे हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसे एक बार समाप्त होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जिसे एक बार समाप्त होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्लियर ना। यहाँ पर तो कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं रही होगी। जैसे कि मान लीजिए लोहा, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, तो अगला है हमारा स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व, स्वामी, स्वामी का मतलब मालिक होता है। क्या होता है, मालिक। और स्वामित्व मतलब मलिकाना हक समझिए, मलिकाना हक, अर्थात इस पर किसका हक होगा, अधिकार। तो यानी अधिकार के आधार पर। क्या समझे हम लोग, अधिकार के आधार पर। देखिए संसाधन तो सब कुछ होता है, पहले क्या दुनिया का जितना भी चीज़ होता है और जैसे का भी हम लोग प्रयोग करते हैं संसाधन, जैसे मार्कर हमारा संसाधन, ये बोर्ड हमारा संसाधन है ना, ये मेरा संसाधन, ये बोर्ड मेरा संसाधन हो गया, ये मार्कर मेरा संसाधन हो गया। चूँकि हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, ये हमर उमर वाला बिहारी है ना, इस वजह से। तो स्वामित्व के आधार पर मतलब क्या, स्वामित्व यानी मलिकाना हक या अधिकार जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके बेस पर देखेंगे तो देखिए इसका पहला हमारा जो टाइप्स होता है वो होता है व्यक्तिगत संसाधन।
व्यक्तिगत, जिसे हम लोग निजी भी कह सकते हैं या पर्सनल कह सकते हैं, ठीक है ना। पर्सनल रिसोर्सेज कह सकते हैं, निजी कह सकते हैं, व्यक्तिगत कह सकते हैं, जो कि मेरा खुद का हो, समझिए, जो चीज़ मेरा खुद का होगा, यानी सिर्फ मेरा अधिकार होगा और किसी का नहीं। जैसे मार कर इसे मैंने खरीदा, ये मेरे पास ही है, मेरा है, तो ये क्या आ गया, मेरा व्यक्तिगत संसाधन। इस पर कोई दूसरा आदमी अपना अधिकार नहीं जता सकता है, क्लियर ना। तो ये क्या हुआ, हमारा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मेरा घर मेरा व्यक्तिगत संसाधन होगा, मेरा मोटर बाइक मेरा व्यक्तिगत संसाधन होगा, उसको सिर्फ मेरा हक है, मैं उसे कुछ भी करूं, क्लियर ना। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का, सॉरी एक नहीं लिखिएगा, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिगत संसाधन। इसमें घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, समझ रहे ना, घोड़ा, जो भी उसका पर्सनल संपत्ति जो होगा, पर्सनल एसेट्स, वो सारे इसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा आपका है बाबू सामुदायिक, क्या आपका सामुदायिक। चलिए गौर से देखिएगा जरा आप लोग, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक शब्द आप लोग गांव घर में जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। देखिए जिस पर क्या हो, एक खास समूह वर्ग का अधिकार हो, जिस पर एक खास समूह वर्ग का क्या हो, अधिकार हो, वो क्या कहलाता है, आपका सामुदायिक संसाधन। क्या कहलाता है, जैसे कि मान लीजिए मंदिर, डेफिनेशन जरा गौर से सुन लीजिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह या वर्ग का अधिकार हो, क्या कहलाता है, वो सामुदायिक संसाधन। जैसे मान लीजिए मंदिर है, ओके, या मस्जिद हम ले लेते हैं, या मान लीजिए धर्मशाला भी हम रख सकते हैं, पूजा का कोई जगह हो सकता है, मीटिंग हॉल हो सकता है, पुस्तकालय वगैरह भी लोग बना लेते हैं सामुदायिक तौर पर। तो देखिए मंदिर पर क्या होगा, एक खास पर्टिकुलर जो समाज होगा, ये मान लीजिए जो धर्म से संबंधित हो, उन्हीं का अधिकार होगा। कोई दूसरे धर्म वाले समुदाय वाले लोग तो उस पर जा नहीं सकते हैं, है ना, किसी तरह का अधिकार। हाँ ये जरूर है कि सर्वधर्म को जो है बराबर सम्मान है, और हम लोग को सभी धर्मों को बराबर ही सम्मान देना चाहिए, और किसी भी धर्म को किसी भी धर्म के जो पूजा स्थान है उस पर जाने से नहीं रोकना चाहिए, मेरा निजी ख्याल आता है, ठीक है। तो जो मंदिर है ये आपका क्या हो जाता है, सामुदायिक संसाधन हो जाता है, मस्जिद हो जाता है, और भी कई सारी चीज़, जैसे कि आप लोग के गांव घर में बना होता है सामुदायिक भवन होता है ना, सरकारी भवन, वैसे तो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती है जो सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन उस पर भी लिखा दिया जाता है सामुदायिक शब्द, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, ये सारी चीज़ जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, सामुदायिक संसाधन, क्लियर ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू राष्ट्रीय संसाधन। क्या आपका राष्ट्रीय संसाधन, क्या आपका राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेज। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए वो सभी चीज़ें, ठीक है ना, वो सभी वस्तु के हैं, वो सभी चीज़ के हैं, या वो उन सभी संसाधन के, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन से या से उन सभी संसाधनों से है जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो। किसका हो, राष्ट्र का, अर्थात हमारे सरकार का अधिकार। किसका, हमारे सरकार पर। जैसे कि मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक हिंदू होंगे, हिंदू भाई, वो भी अपना पूजा कर सकते हैं, और एक तरफ इधर जो होंगे हमारे मुस्लिम भाई, वो भी क्या कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन जरा सा सोचिए, अगर मंदिर में चले जाए नमाज अदा करने, ऐसे तो मैं तो पहले ही कहा, मैं पर्सनली मेरा मत है कि किन्हीं को नहीं मतलब अगर मंदिर है तो कोई नहीं, कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, जिनकी भी आस्था हो, रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होगा, यहाँ पर नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये समुदाय विशेष का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है ना, बराबर हमारे देश में सबको जैसे राइट होते रहते हैं। तो ये समझ गए ना। लेकिन ये जो है आपका प्लेटफॉर्म्स हो गया, पार्क हो गया, स्टेडियम हो गया, ये सब आपका जो होता है राष्ट्रीय संसाधन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, इस पर पूरे देश का अधिकार होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, और इसका दो जो क्या आप जानते वाला वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्लियर। देखिए नाम से ही पता चला, अंतर्राष्ट्रीय, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो, क्या कहलाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए ये क्या होता है, सोच रहा समझ लेते हैं। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए चांद पर जैसे जो जमीन बेच रहा है सब, अभी आप लोग सुनते होंगे ना कि चांद पर जमीन बिक रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, बस रुपया ठग रहा है। चांद पर अभी तक कोई बंटवारा हुआ है कि इस पर पूरे विश्व समुदाय का हक है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका या रूस चला गया तो सिर्फ उसी का चांद पर हक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर पूरे वैश्विक समुदाय का हक है। तो ये सब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे कोई देश है, मान लीजिए आपको तो पता है हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा पानी ही पानी, अगर ये हमारी धरती है तो इसके तो आपको पता है कि 75% ज़्यादा पानी है। तो इतनी पानी है, मतलब समुद्र ही समुद्र है आपके। तो समुद्र मान लीजिए ये हमारा समुद्र हो गया, ठीक है ना, सपोज करते पूरा हमारा समुद्र है। यहाँ पर आपका भारत है, यहाँ मान लेते हैं इंग्लैंड है, किसी को मान लेते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए अभी अक्सर पानी में झगड़ा हो जाएगा कि भाई रे हम इसका उठेगा मछुआरा यहाँ तक चल जाएगा मछली मारने भी, इसका उठेगा यहाँ तक आ जाएगा, है ना। या किसी मान लीजिए पेट्रोलियम मिल जाए, यहाँ समुद्र के नीचे अक्सर मिलता है तो सब मार कर लेगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, इसके लिए एक नियम बना दिया गया है कि कोई भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल ही एनएम तक ही उसका अपना अधिकार होगा। उसके बाद की जो होगी वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। वो उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो देख रेख करेगी। अब मान लीजिए समुद्र में बीच बीच में टापुन होता है, मान लीजिए इंग्लैंड है, ये भारत है, इसके बीच में एगो टापू है, एगो दूसरा देश है, तो इसका भी यहाँ से 200 किलोमीटर जहाँ तक पुर जाए, ठीक है ना, यहाँ तक इसका अधिकार होगा। ये नहीं कि यहाँ पर 200 खत्म हो गया, यहाँ पर इसका 200 खत्म हो गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, नहीं, ये पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुआ। यहाँ पर जरा गौर समझ लीजिए, अब यहाँ से जो इसका 200 किलोमीटर और इसका 200 किलोमीटर इधर इधर जो एरिया बना, ये इसका संसाधन है, समझ रहे ना। ये हमारा भारत का हुआ, ये इंग्लैंड का, ये बीच वाला जो खालिया बच गया जगह, खाली जगह, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि अमेरिका का जो है पनडुब्बी कैरियर वगैरह जो है, उनका जो युद्धपोत्सव होता है वो अक्सर प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर सब में टहलते रहता है। तो मान लीजिए कोई भी देश उसको रोक सकता है, मान लीजिए चीन के बगल से गुजरते रहता है, और चीन उसको क्यों नहीं रोक पाता, क्योंकि चीन के जो 200 किलोमीटर वाला एरिया है ना, इस 200 किलोमीटर वाला एरिया के बाद वो टहल रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपका चीन है, इसके बाद 200 किलोमीटर तक ना उसका अपना अधिकार रखेगा, इस एरिया में नहीं आओगे तुम, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन इसके बाद मान लीजिए अमेरिका अपन जहाज घुड़काएगा इस बीच में, तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है, यहाँ कोई भी जा सकता है। और आप लोग देखते हैं जब कोई देश छोड़ करके भागता है तो उसका क्या कहता है, पीछा कहता है। अगर वो 200 किलोमीटर के एरिया पार कर लिया तो फिर उसे हमारे देश की जो नौसेना होगा उसे कुछ नहीं कर सकता, समझे। तो आमतौर पर जो समुद्री डकैत लुटेरे वगैरह होते हैं वो भी इसी एरिया का फ़ायदा उठाते हैं। और इस एरिया में जो है कोई भी देश वहाँ के संसाधन का दोहन नहीं कर सकता है। वहाँ पर सिर्फ कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या कुछ वैज्ञानिक पर्पज से वहाँ पर रिसर्च वगैरह का ही काम किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ वहाँ का नहीं उठाया जा सकता किसी भी देश के द्वारा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं बाबू रे, अब हम लोग विकास के आधार पर भी देख लेते हैं, उसके बाद इसका चारों टाइप्स खत्म हो जाएगा। थोड़ा उसको मैं भी जरा पानी पी लूँगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर, ठीक है ना, विकास के आधार पर। देखिए ये बहुत ही मायने रखता है, ये चीज़ जो है बहुत ही मायने रखता है हमारे समझने के लिए भी। देखिए सबसे पहले कोई भी संसाधन बना नहीं था, ठीक है ना। जब मनुष्य आदि मानव हुआ होगा, जब मनुष्य धरती पर आया होगा तो उसे थोड़े ना समझ में आता था किसी का प्रयोग करे ना करे, एक जानवर की तरह जो मिला खा लिया, जैसे वो हटा लिया, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान के विकास के साथ साथ उसमें जो है उन्होंने तकनीक का विकास किया, और तकनीक के सहायता से उन्होंने क्या किया, नई नई चीज़ों को संसाधन के रूप में बदलना शुरू कर दिया। नई नई चीज़ों को संसाधन के रूप में बदलना शुरू कर दिया। और हम लोग देखते हैं नित्य प्रतिदिन नए नए संसाधन खोज। जरा सोचिए, क्या आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसने सोचा होगा कि सोलर ऊर्जा के बारे में, क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई सोचा ही नहीं होगा कि सूर्य के प्रकाश से भी बिजली बन जाएगा, बॉल जल जाएगा, पंखा चल जाएगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ठीक उसी प्रकार तो ये विकास जो है ना एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और नित्य नई नई तकनीकों की खोज होती है। हम लोग नए नए संसाधन बनाते जा रहे हैं। अपने जिम्मरमैन का डेफिनेशन देखा हो, पहले मैंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अर्थात जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो हम लोग, जैसे देखिए अभी हम लोग कोरोना के भयानक त्रासदी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे पहले जो था वैक्सीन